नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर में आज क्या है खास। बड़ी खबर में आज बात करेंगे दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण के बारे में और साथ ही साथ पटना को लेकर के भी कई ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जिनमें ये चीज हो रही है कि पटना में भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, हवा की गुणवत्ता कम हो रही है, जिसको लेकर के पटना में भी बातचीत होनी बाकी है। लेकिन दिल्ली में काफी तगड़ी बातचीत हो रही है। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार तीनों इस मसले का हल ढूंढने में जुटे हैं। उसको लेकर के कुछ फैसले आए हैं, कुछ कमेंट हुए हैं और आसपास के राज्यों ने भी कुछ बात करी है। उन तमाम चीजों पर बड़ी खबर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरें इन शॉर्ट। कांग्रेस पूरे देश में अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और उसी के बीच एक और खबर आई है जिसने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के 7 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इनमें से अधिकतर नेता पूर्व विधायक हैं जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना त्याग पत्र भेजा है और दावा यह भी है कि वो लोग केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी से संबंधित मामलों को लेकर के उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, इस बात से नाराज हैं। हालांकि अभी इस खबर की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से दावा यही किया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में ये सभी लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसके अलावा खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में एक बार फिर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। ये मूर्तियां पश्चिम बंगाल के आने वाले त्योहार रास उत्सव के लिए तैयार की जा रही थी और इसी दौरान स्थानीय लोगों में से ही कुछ लोगों ने मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वहां पर स्थिति अभी भी काबू में है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस तरह की धार्मिक चीजों पर हमले होना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है और सवाल यह भी है कि अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रही तो बंगाल एक बार फिर से हिंसा की आग में जल सकता है। इसके अलावा खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में अल्ताफ की पुलिस कस्टडी मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने जिस आधार पर अल्ताफ को गिरफ्तार किया था वो आधार ही झूठा निकला। पुलिस ने आरोप और एफआईआर में यह लिखा था कि उसने एक नाबालिग लड़की को भगाया है। अब उस लड़की को 13 तारीख को रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया। पुलिस को द्वारा उसकी कोर्ट में पेशी हुई तो उसकी उम्र 18 साल निकली, जबकि लड़की के परिवार की ओर से लिखवाई गई एफआईआर में उसकी उम्र 16 साल दिखाई गई थी। जिसके बाद सवाल और गंभीर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार वालों ने, लड़की के परिवार वालों ने जानबूझ करके अल्ताफ को गिरफ्तार करवाया था। जिसके बाद अल्ताफ को पुलिस कस्टडी में ले जाया गया, वहां उसे चोट लगती है, उसके बाद उसे घर भेज दिया जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और अब जब लड़की की उम्र उस एफआईआर में झूठी लिखी पाई गई, उसके बाद सवाल और गंभीर हो जाते हैं जो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हैं। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिन की बड़ी खबर दिल्ली और पटना दोनों से है। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बढ़ गया है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली के प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसको लेकर के पहले ही तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चला। लेकिन जब मामला खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और दिल्ली का प्रदूषण सामान्य से उछलकर खतरनाक और खतरनाक से बेहद खतरनाक की कैटेगरी में चला गया, तो फिर इसको लेकर के गंभीर चर्चा होनी शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के उससे निपटने की तैयारियों की बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों सरकारों को आदेश दिया गया और उसके बाद दोनों सरकारों ने मिलकर के इससे निपटने की कोशिशें शुरू करी। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और दिल्ली सरकार की ओर से पलटवार के तौर पर वहां के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली के वर्तमान समय के प्रदूषण के लिए केवल दिल्ली ही जिम्मेदार नहीं है, आसपास के राज्य और खास करके जो एनसीआर के इलाके में आने वाले इलाके हैं, वहां से आने वाले वाहन और साथ साथ जो दिल्ली की सीमा से लगते जिले हैं, वहां की इंडस्ट्रीज भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार हैं और उसके लिए केंद्र सरकार कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं कर रही है। इन सभी आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच कुछ सार्थक फैसले भी लिए गए, जिनमें संपूर्ण लॉकडाउन जैसे नियम थे, जिसके तहत स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद कर दिए गए। इसके अलावा भी बाहरी राज्यों से आने वाले बड़े वाहनों, खास करके ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। ये सारी रोक 17 नवंबर के फैसले तक लगाई गई थी और आज जब 17 नवंबर है तो दिन है फैसले का।
फैसले पर बात करते हैं कि क्या फैसला आया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा आदेशित दिल्ली सरकार की हुई बैठक में इस जहरीले वायु संकट से निपटने के लिए अगले 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और फुल वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है सरकारी दफ्तरों के लिए, और स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश जस का तस है और अगले आदेश तक के लिए उनको बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ इस बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा है और साथ ही साथ जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए, वो समस्त तरीके अपनाए जाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी बैठक में यह भी फैसला हुआ कि दिल्ली में फिलहाल सिर्फ सीएनजी से चलने वाले वाहन चलेंगे, सार्वजनिक वाहनों को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा जिससे प्राइवेट वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम किया जा सके। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कल से 1000 सीएनजी प्राइवेट बसों को हायर करने का आदेश दिया है और साथ ही साथ डीडीएमए की ओर से मेट्रो और बसों में खड़े होकर के यात्रा की अनुमति मांगी गई है जिससे कि ज्यादा संख्या में यात्री यात्रा कर सकें। साथ ही साथ जो सीएनजी या उसके जैसी गैसों से चलने वाले उद्योगों के अलावा जो भी उद्योग हैं उन पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है। और प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रैफिक कंजक्शन की जांच के लिए भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार की ओर से तकरीबन 400 वाटर टैंकरों से छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में तकरीबन 13 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिससे कि हवा में मौजूद धूल और उसके जहरीले कणों पर नियंत्रण पाया जा सके। साथ ही साथ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजाब सरकार से सवाल पूछा गया था कि पराली को लेकर के पंजाब सरकार क्या कर रही है, पराली जलाने को लेकर के। तो सरकार की ओर से जवाब आया है कि पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। जो भी किसान पराली जलाएंगे उन पर 15,000 के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ पंजाब सरकार ने केंद्र से पराली नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता की भी मांग करी है। इसके अलावा इस चर्चा के दौरान भी पंजाब सरकार ने जो मीटिंग हो रही थी कल, उसके दौरान भी केंद्र से किसानों की फसलों के न्यूनतम मूल्य से अधिक 100 रुपए प्रति कुंटल मुआवजा देने की मांग करी है जिससे किसान पराली का सही उपयोग कर सकें और उसका सही तरीके से निस्तारण कर सकें। तो ये तो रहे वो फैसले जो इस सुनवाई और बैठक में लिए गए, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मध्य सुनवाई के दौरान निकल करके सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारी और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये इन सब की जिम्मेदारी है कि इस मामले को गंभीरता के साथ देखें और समाधान की तरफ जाएं, लेकिन फिलहाल की हालत देख करके यही लग रहा है कि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। और ये चीजें सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने कही हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद जो सरकारों का कहना है, जो अभी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट हाय तौबा मचा रही है, उसके अलावा भी कुछ सवाल है जिन पर कोई गौर नहीं कर रहा है। वो ये कि क्या ये सारी समस्याएं एक दिन में पैदा हुई हैं? नहीं, ये महीनों से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद मौसम में और पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है, इस तरह के गंभीर प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। ये एक दिन में पैदा हुआ प्रदूषण नहीं है, ये कई महीनों की लगातार की गई लापरवाही है जिसके नतीजे के तौर पर आज दिल्ली वासी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। और तीनों, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो इस मूर्धन्य सवाल को, इस मूल सवाल को इग्नोर कर रही है और ये चीज को नहीं समझना चाहती है, इस चीज पर बात नहीं करना चाहती है कि ये हालात एक दिन के पैदा हुए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर मसला है। और जिन लोगों की जिम्मेदारी है हवा की गुणवत्ता को लेकर के लगातार समझते रहना और उस चीज को ऑब्जर्व करते रहना और उसके रिजल्ट के आधार पर आने वाले दिनों के बारे में वार्निंग जारी करना, उन लोगों ने गंभीर लापरवाही करी है जिसका नतीजा है कि आज आनन फानन में इंतजाम करने पड़ रहे हैं। और अगर यही चीजें पहले से गंभीरता से ली गई हो गई होती, इस मसले पर लगातार सोचा गया होता, तो ऐसी विषम परिस्थिति का सामना किसी को भी सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े भी आए हैं जो कि बिहार के पटना में खास करके वायु प्रदूषण को लेकर के हैं। उनके मुताबिक पटना में हवा काफी जहरीली होती जा रही है।
पटना के ऑक्सीजन में प्रदूषण का स्तर 310 पहुंच गया है। ये स्थिति रेड जोन की होती है और इस तरह से लगातार इस तरह के माहौल में रहने से आपको फेफड़ों में संक्रमण हो सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक प्रदूषण का स्तर पटना के मुरादपुर में 263, राजवंशी नगर में 273, समनपुरा में 292 और राजकीय हाई स्कूल शिकारपुर में 204 हो गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अलर्ट जारी किया है कि इस तरह की हवा में अधिक समय तक सांस लेने से सांस की समस्या हो सकती है और फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। तो इस तरह से देश के 2 बड़े शहरों में लगातार प्रदूषण के मामलों का सामने आना और वहां स्थिति खतरनाक हो जाना इस चीज को दर्शाता है कि लगातार प्रदूषण के मसले को सरकार और जिम्मेदार लोगों की तरफ से इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के लगातार काम हो रहा है, लगातार बातें हो रही है। जो भी अपडेट आएगा उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून के हिस्से की तरफ। आज के कानून के हिस्से में बात करेंगे तिरुपति तिरुमाला मंदिर में एक अनुष्ठानों के आयोजन की अनियमितता का आरोप लगाते हुए एक भक्त की याचिका पर। भक्त का नाम है श्रीवारी दादा। उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि तिरुपति तिरुमाला मंदिर में अनुष्ठानों के आयोजन में अनियमितता हो रही है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक रेगुलेटरी जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संवैधानिक अदालत मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इन मुद्दों को केवल मंदिर प्रशासन देखेगा। सुप्रीम कोर्ट मंदिर प्रशासन से जुड़े मुद्दों को देख सकता है जो कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करेंगे। न्यायालय के लिए कर्मकांड और सेवा से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है और सही नहीं है। सीजेआई एनवी रमन और जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली के बेंच ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई मांग मंदिर के दिन प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप करने की प्रकृति जैसी है, जिस पर देश की कोई भी संवैधानिक अदालत सुनवाई नहीं कर सकती है। पीठ ने कहा कि अगर मंदिर प्रशासन नियमों और उस नियमों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड से सवाल कर सकती है, वो मंदिर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत रसन बॉन्ड की तरफ से है। बॉन्ड कहते हैं एक किताब एक अच्छी दोस्त होती है, एक महान किताब एक अच्छी दोस्त होती है जो आपको कभी निराश नहीं करती है। आप हर बार इसके पास जा सकते हैं और इससे प्राप्त होने वाला आनंद पहले जैसा ही रहेगा। बॉन्ड का कहने का सीधा सीधा मतलब है कि किताबों को अपनी जिंदगी में शामिल करिए, वो आपको जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।